सिग्नल आ रहा है, देखिए यस सर। सब ठीक है सर। अलर्ट होकर देखिए, खूब मजे से देखिए। कल मैंने गॉस लॉ खत्म कर दिया। कल मैंने गॉस लॉ खत्म कर दिया था। उस फुल बूम में रहिए, पूरा कोऑपरेट करिए। मुझे एकदम फीडबैक मिलना चाहिए आपकी आंखों से, चेहरे से कि आप एकदम अलर्ट है, सीख रहे हैं, वाकई सीख रहे हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं, आप लोग सीखे हैं, इसमें कोई बट नहीं, फील भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए गॉस लॉ खत्म है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगली चीज, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। मैं आपको एक और चैप्टर है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ये हम बताने जा रहे हैं। गौर से देखिए, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक एक ही टॉपिक में इंक्लूड कर देता है, ठीक है ना। लेकिन कोटा वोटा में कैपेसिटर्स को अलग से पढ़ाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक में पढ़ाता है, फिर कैपेसिटर्स को अलग से, है ना। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद इधर देखिए, इसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो बना के लोड कर चुका हूँ। मैं इस चैप्टर के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जान लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको अंत में पढ़ाऊंगा, जब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा चुका हूँगा, तब टाइम मिलेगा तब उस समय मैं पढ़ा के दोहराऊंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस में लगवाऊंगा, आप मेरे वीडियो से उसको करिए। दूसरे बैच में हो चुका है, उसको देखिए। इससे आप ही का फायदा, हम नहीं रुकेंगे, हमारे पास जितना टाइम होगा टाइम में बेस्ट यूटिलाइज करूंगा। लेकिन उसके बाद ही मान लीजिए अंत में मैच फंस गया, अंत में समय से नहीं हो पाया, तो आप क्या करेंगे? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप इससे पढ़िए, अंत में टाइम बचेगा तो मैं इसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। वो निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। अंत में सिलेबस फंसेगा तो संडे को ही बुला दूंगा, है ना। बहुत कम टाइम है ना। तो अब आप देखिए, अभी आए आप नोट्स लिखिए कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स का। देखिए, सबसे पहले ये नोट करिए कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स चैप्टर डालिए, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स चैप्टर डालिए। पहली बात आपको जो इसमें पढ़ना है, वो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस से हम समझते क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटेंस से हम समझते क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटेंस से हम समझते क्या है। बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरी बात आप लिखिए, नेक्स्ट बात जो आपको लिखनी है इसमें, वो ये लिखनी है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। हम बारी बारी समझाएंगे, पहले आप पॉइंट्स लिख लीजिए, जैसे आपने गॉस लॉ और बाकी चैप्टर में लिखे हैं। दूसरा लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना। अगला पॉइंट आप बनाइए, फेरेड इज टू बिग यूनिट। फेरेड इज टू, हाँ फेराड, कैपेसिटेंस की यूनिट है फेराड, ठीक है ना। फेरेड इज टू बिग यूनिट, FARAD, फेरेड। फेरेड इज टू बिग यूनिट, ये डिस्कशन करेंगे हम लोग, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। जब समझाएंगे तो आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल सारी बातों को लिख लीजिए, ठीक है ना। फेरेड इज टू बिग यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखिए प्रिंसिपल कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फटाफट लिखिए, कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। थोड़ा तेज लिखेंगे तो 2-3 पॉइंट हम पढ़ा भी लेंगे, कल भले रिवाइज कर दें, है ना। कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको लिखना है इसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये लिखिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बात समझ में आ गई? समझ में आई? समझ में आई बेटा? अच्छा, अभी अब समझाएंगे 2-3 पॉइंट लेकर, तो ये सब बातें बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है ना। ये सब बातें बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। और जब आप लोग गॉस लॉ समझ सकते हैं तो आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं। बस मैं इतना जानता हूँ, कुछ भी का मतलब है कुछ भी, जितना आपके इंटेक्स सिलेबस में है उससे आसान ही सब है, उससे कठिन कुछ नहीं है, ठीक है ना, बातों को समझने के लिए, ठीक।
तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज आपका क्या है, नेक्स्ट चीज आपका क्या है, नेक्स्ट मैंने क्या लिखाया था, हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो बड़े आराम समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात आप लिखिए कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सीरीज और पैरेलल में, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है और बोर्ड में इसका एडवांटेज इसको मिल जाएगा, आप जान लीजिए। बोर्ड में साइंस सब्जेक्ट में तो कम राइटिंग का एडवांटेज होता है, लेकिन फिर भी होता है, फिर भी होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है ना। और इतनी अच्छी ना भी हो तो भी आपकी पठनी होनी चाहिए एकदम क्लियर क्लियर। अगर बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है तो गैप बना के लिखिए, आदमी जो एग्जामिनर हो सब कुछ आराम से पढ़ सके, क्योंकि एग्जामिनर बूढ़ा होता है, उसकी आंखें भी जो होती हैं उतनी अच्छी नहीं रहती, हाँ उसकी आंखें भी उतनी अच्छी नहीं रहती हैं, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं मार्क्स कम आने के लिए, एक तो उसको कायदे की विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि आप थोड़ा गैप बना के और एक एक पॉइंट दो पॉइंट करके अपनी बात लिखा कीजिए, एक पॉइंट लिखा फिर गैप बना दिए। लंबे लंबे पैराग्राफ में कभी भी साइंस सब्जेक्ट में आंसर नहीं देते हैं, उससे दिक्कत रहती है। उससे क्या होता है कि आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, उतना पेन थोड़ा लेगा, आराम से जो पढ़ पाएगा वो पढ़ेगा, आपके लिए जान थोड़ा देगा वो, पर कॉपी पे उसको पैसा है, ठीक है ना। और शिकायत होने पर उसको दिक्कत होगी तो शिकायत को इतनी आसानी से थोड़ा हो पाती है, तो इसलिए आप अपनी ओर से सेफ साइड लेकर चलिए, एक पॉइंट लिखिए गैप बनाइए, दूसरी पॉइंट लिखिए गैप बनाइए, ठीक है ना, और बड़ा सा थोड़ा लिखिए, ठीक है ना। अभी से आदत डालिए तो रिफ्लेक्स में नहीं रहेगा तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए आप क्या लिखा है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को दो तरह से कंबाइन करते हैं, एक पैरेलल है एक सीरीज है, ठीक है ना। तो दोनों को आपको मैं बता दूंगा, दोनों में रिलेटेड कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे होता है, सब आप समझ जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आप लिखिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। जब समझाएंगे तो आप बढ़िया समझ जाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल, फटाफट लिखिए, एंड कॉमन पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। हाँ, इसको आप मान के चलिए कैपेसिटर्स आज कल और परसों मिला के हमको एकदम फाइनल कर देना है, और वाकई आप लोग के अंदर जज्बा अगर जग गया है तो एक बात जानिए कि 3 दिन में आप तैयार भी कर लेंगे। मैं आपसे सर बता रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इस स्टेज से उठा के मैं IITian बना दूंगा, जो स्टेज आपका पहला था वो तो नहीं संभव है, वो तो भगवान ही चाहेंगे तो भगवान ही कोई चमत्कार करेंगे तो हो पाएगा। लेकिन इस स्टेज से आके आपकी मॉरल को इतना हाई तो मैं कर ही सकता हूँ कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में आप करके देख लें, आगे की ज़िंदगी में आपको लगे कि चीज़ें बहुत आसान है, आगे जो भी फाइट हो। तो इनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनके थोड़ा सा पहले से ग्रूमिंग अच्छी है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से अच्छी है। इसको अन्यथा नहीं लेना है किसी को, जो बात है उसको एक्सेप्ट करना है, जो बात है उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो सुधार कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट बात आप लिखिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, फटाफट लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट चीज आप लिखिए डाइलेक्ट्रिक्स एंड टाइप्स, डाइलेक्ट्रिक्स एंड टाइप्स, डाइलेक्ट्रिक्स एंड टाइप्स, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। अगर एक बात मैंने थोड़ा सा बाद में लिखा रहा हूँ, इसको पहले लिखाना चाहिए था, थोड़ा सा स्लिप कर गया। लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इसको हम समझा देंगे, अभी आप लिख लीजिए फिलहाल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। बात समझ में आ गई? इतनी बात हो गई, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात आप लास्ट लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑन अ कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ, ये सब बात पहले लिखानी चाहिए थी लेकिन थोड़ा सा हम मेरे दिमाग से स्लिप कर गया।
कैपेसिटर के साथ ही ये बात लिखा देनी चाहिए, ठीक है ना। effect on the capacitance of a capacitor by the introduction of a dielectric slab, ठीक है ना। हाँ बेटा थोड़ा चेक करिए, बाय अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हाँ क्या लिखाए हैं Effect on the capacitance of a capacitor by the introduction of a dielectric slab। हाँ ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर किसी कैपेसिटर में डाल दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें हैं जो आपको पढ़ना है, इतनी बात आपने पढ़ लिया, इतनी बातें आपने पढ़ लिया। और एग्ज़ाम आइडिया पता नहीं कैसी बुक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार के पैटर्न के लिए अच्छी किताब है। इस बार का पैटर्न चेंज हो रहा है ना, तो एग्ज़ाम आइडिया आप लेते आइएगा। और कैपेसिटर्स के बाद जब तक हम 5-10 ईयर लगा नहीं लेंगे पूरे तीनों का, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए आपको 1 हफ्ते समय में हम कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन 1 हफ्ते समय को आराम के तौर पे मत देखिएगा। आप यहाँ डेली आप समझिए कम से कम 20-25 साल प्रैक्टिस करिएगा, 20-25 घर प्रैक्टिस करिएगा, तब वो सीन आएगा। बात समझ रहे हैं ना। वो क्वेश्चंस आपको क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑप्शन वाले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तब वो सीन आएगा कि आपका 100 में 100 आए। वैसे तो पास तो हर आदमी कर जाता है। आप यहाँ नहीं भी आते तो ये छोड़ो कि आप फेल होते, आप लोगों में से रेयरली कोई फेल होता है। बोर्ड में तो सभी पास हो जाते हैं, कुछ भी थोड़ा मोड़ा आता हो तो काम बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब कर रहे हैं तो एक्सेलेंस पे करिए, एक्सेलेंस की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट चीज में आपको कितनी बातें लिखा दिया, कितनी बातें हुई कैपेसिटर्स की। अब जरा पॉइंट्स नोट करिए, कितने पॉइंट्स मैंने नोट कराए, फटाफट बताओ बेटा। 11 पॉइंट्स हैं। तो अब गौर से देखिए, इधर देखिए, हमारे पास 11 पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं। कितने पॉइंट्स? 11 पॉइंट्स। और हम जानते हैं कि 3 पॉइंट तो हम बड़े आराम से एक पीरियड में कर लेते हैं, खूब हंसते खेलते, ठीक है ना। लेकिन हम 4 पॉइंट लेके चलेंगे। पहले समझ लीजिए, अपना रन रेट हम फिक्स कर रहे हैं, जिसको हमको चेस करना है। हमको 11 पॉइंट्स को कवर करना है, और 3 डेज से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है ना। तो आप ये मानिए 4 × 3 = 12। हम ये एक पीरियड में 4 पॉइंट्स का रेशियो लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही है? एक पीरियड में 4 पॉइंट्स का रेशियो लेके चलेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए हमारे पास 10 मिनट टाइम बाकी है। अभी कितना टाइम बाकी है? 10 मिनट। और थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो हम 2-3 पॉइंट अभी खींच देंगे। भले इसको हम शुरुआत से कल फिर से पढ़ा दें, ठीक है ना। भले हम शुरुआत से कल से फिर से पढ़ा दें, आपका रिविजन हो जाएगा। लेकिन कुछ बातों को आप जान जाइए, और जान लिए ऐसा मत सोचिए कि बहुत हो गया इस तरीके का। एक उम्र बीत गई, समझ रहे हैं, एक उम्र बीत गई। इस तरह बस क्लास करने से आदमी नहीं सीखता है। आप इफेक्टिव स्टडी, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने आज पोटेंशियोमीटर कल पढ़ाया था, तो मैंने बोला आधे घंटे बाद क्या सीखे हो, तो बच्चे बोले आज हमको पोटेंशियोमीटर आ गया। 80-90% तक आ गया। आप सवाल लगाएंगे, वीडियो रिवाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा। उसको कहते हैं पढ़ाई। इफेक्टिव स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आपने क्या सीखा इस पीरियड में, आधे घंटे की, आप कैपेसिटर डायरेक्टरी में क्या क्या बातें हैं वो सीख गए, और 3 पॉइंट आप सीख गए। ऐसे लर्निंग को अगर बांटेंगे तो 5 घंटे पढ़ाई में ही आदमी दुनिया में कोई काम कर सकता है। 5 घंटे का आउटपुट आना चाहिए डेली। बात समझ रहे हैं ना। आज सुबह जो मैंने क्लास ली उसमें हम लोगों ने उससे ओसवाल भी कोई सीरीज आती है, अच्छी है, ओसवाल बढ़िया होती है। 2-3-4 क्वेश्चन उससे गलत निकाले थे मैंने आज, दिखाएंगे गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। एब्सर्ड बातें हैं वो हम दिखा देंगे, बाकी तो सही है। हाँ तो हो सकता है वो अच्छी होते, देख लीजिएगा, जो भी अच्छी हो उसको लेते आइएगा। तो अब देखिए उस एक पीरियड में बच्चों ने कितना किया, 20 क्वेश्चंस उन लोगों ने पास्ट 10 ईयर्स के लगाए। तो इस तरीके से हर पीरियड की एक इफेक्टिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। इतना काम हुआ, बात समझ आई। चलिए अभी आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट में मैं आपको कोई भी 2 पॉइंट कम्युनिकेट कर दे रहा हूँ खूब बढ़िया से, ठीक है ना। ठीक है,
इत्मीनान से देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कैपेसिटेंस। हम कैपेसिटेंस से क्या समझते हैं ये आपको समझा रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खूब अच्छे से धीरे धीरे बातों को समझिए। 12 ही बातें हैं, 3 ही दिन है, 3 ही पीरियड है और ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन पक्का बनता है इसमें से, एकदम 100% आपको लगा दें। ठीक है, पहली बात ये है कि कैपेसिटेंस से हम समझते क्या है। पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, तो क्या समझते हैं, क्या होता है, क्या ज़रूरत है, क्या यूज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है ना। हाँ, पहली बात आप ये जानिए, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। बात समझ में? अभी तक चार्ज को स्टोर करने वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आया होगा। विद्युत जहाँ पैदा हुई वहाँ से तारों में दौड़ती हुई आई, यहाँ स्टेप अप करके भेजी गई, स्टेप डाउन करके आपके घरों में आई और विद्युत दौड़ रही है। जैसे ही आप लाइट ऑफ करेंगे, क्या तार में विद्युत स्टोर होगी? नहीं स्टोर होगी, विद्युत चली जाएगी। लाइट ऑफ करेंगे, बात खत्म। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उस स्टोर चार्ज को यूज करते हैं। बस, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज, ठीक है। और जब हमारी ज़रूरत हो उस चार्ज का हम इस्तेमाल कर सकें, इसी अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अभी और अच्छे से आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके। मोटी मोटी बात आप ये जान लीजिए, कैपेसिटर क्या होता है? अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज। इस पंखे में भी कैपेसिटर लगा होता है, हर, है ना। तो ये एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। हर जगह आपका कैपेसिटर, घर में भी कई जगह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू होल्ड चार्ज, टू स्टोर चार्ज। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट बात को आप देखिए कि जब किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है बेटा, बताइए। जैसे किसी भी कंडक्टर को आपने चार्ज दिया तो उसका क्या बढ़ता है? हाँ, मास तो कुछ बढ़ेगा ही, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में मास बढ़ेगा। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, या अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मास घटेगा भी। दोनों तरीके से चार्जिंग होती है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो मास बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ रहा है तो मास घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। भाषण में अब हमको आप ये बताइए, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? उसका पोटेंशियल बढ़ता है बेटा, है ना। बहुत कुछ बढ़ता है, कई चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन अभी हम जो समझाने आ रहे हैं उसमें समझिए उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। अगर चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। जितना खूब इत्मीनान से समझिए, 2 ही पॉइंट समझा देंगे आज, तो आज का पीरियड सफल हो गया। आज काम की बात लिखा दिए, स्ट्रेटजी बना लिए, 2 पॉइंट कर लिए और 3 पीरियड में खत्म हो गया। एक ही बार में आप समझ भी लीजिए, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं बड़ी बात है। अब इसी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाते हैं तो क्या आता है? Q बराबर C इंटू V, जहाँ C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं? परिभाषा भी आपके बोर्ड में आ जाती है। वो परिभाषित कैसे करते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज the ratio of charge given to a conductor to the rise in its potential। कौन सी बड़ी बात है यार, एक एक बात समझते चलिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल। एक बात हो गई। एक और तरीके से परिभाषित करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर फॉर अ यूनिट राइज इन इट्स पोटेंशियल। वो भी वही बात हो गई। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर फॉर इट्स यूनिट राइज इन द पोटेंशियल। वो भी वही बात हो गई।
इसी से आ जाएगा, ठीक है ना। परिभाषाएं रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए और थोड़ा मोड़ा दिमाग में रखिए, बाकी आप 19-20 को कर दीजिए। अब देखिए कैपेसिटेंस की यूनिट भी पूछता है, डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछता है। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फेरेड, FARAD, फेरेड। और डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड बाई पोटेंशियल बाय डायमेंशन आप अपने मन से निकाल लेंगे बेटा। Yes, sir. कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसमें हम टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है, कंफर्टेबल है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आप देखिए, नेक्स्ट चीज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, खूब बढ़िया से देखिए। मैंने सबसे पहले आपको कैपेसिटर्स और डायरेक्ट्रिक्स चैप्टर में सबसे पहले आपको समझा दिया, सबसे पहली क्लास में आते ही मैंने बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने पॉइंट्स पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने स्ट्रेटजी बना ली कि कितनी देर में पढ़ना है। आप घर में भी पढ़ने बैठिए तो ऐसे करके पढ़ने बैठिए और आपको वाकई इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऐसा मत सोचिए कि 24 घंटे कम समय होते हैं। कुछ लोग होते हैं दिन भर पढ़ाइए में जुड़ाए रहते हैं और आता कुछ नहीं है, और कुछ लोग होते हैं 5-6 घंटा पढ़ते हैं और बाकी भी काम कर लेते हैं और सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि इतनी देर हम कितना सीख रहे हैं। बैठने से पढ़ाई नहीं होती है कि आप बैठे रहिए, किताब खोलिए, ठीक है ना। उससे अच्छा है कि आप 1 घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा खेलने चले जाइए, साइकिलें चलाने चले जाइए, ठीक है ना, उससे ठीक रहता है। बात समझ आई? तो अब आप देखिए, खूब बढ़िया समझिए स्ट्रेटजी बनाई कैसे करेंगे। तीसरी बात, मैंने पहली पॉइंट आपको समझा दिया कि कैपेसिटेंस से हम क्या समझते हैं। जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ता है। जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो Q बराबर CB, यही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होती है उसी को कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कहते हैं। इसको परिभाषित किया गया है द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल। ये परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। या इट इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर फॉर अ यूनिट राइज इन इट्स पोटेंशियल। वो भी से क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। इसकी यूनिट फेरेड है, इसकी यूनिट क्या है? फेरेड। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बेटा? निकाल लेंगे। यूनिट फेरेड है और डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। कैपेसिटेंस से आप समझते क्या है, कैपेसिटेंस से आप समझते क्या है, ये क्लियर हो गया। और कैपेसिटर क्या है ये भी क्लियर हो गया। एन अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज, एक अरेंजमेंट जिसमें हम चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। अब कैसे स्टोर करते हैं, क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या यूजेस है, वो थोड़ा हम थम के बताएंगे कल, ठीक है ना। लेकिन मोटा मोटी आप जानिए कैपेसिटर इज अरेंजमेंट टू होल्ड चार्ज, जरूरत पड़ने कुछ चार्ज का हम इस्तेमाल कर लेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, अब आप अगली बात आप देखिए कि अब आप एक बात और सुन लीजिए, एक बात आप और सुन लीजिए, और बल्कि अभी 5 मिनट है, 2 बात और सुन लीजिए। थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए अपना, थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए। 3 पॉइंट कर लेंगे ना तो आप थोड़ा सा अच्छी स्थिति में रहेंगे, है ना। 3 ओवर में बनाना है इतना, अभी गिन के मत रहिए, एक ओवर को ज़्यादा ही बना ली तो दोनों में थोड़ा आराम से खेल लीजिएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट देख लीजिए, बस ये खत्म, आज का दिन खत्म, ठीक है ना। खूब इत्मीनान से देखिए, एक कोई कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है अगर उसका रेडियस r है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है। खूब बढ़िया समझिए, आपके सिलेबस में है। दूसरा पॉइंट बता रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r लिखा है ना, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। खूब इत्मीनान से देखिए, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है और उसके ऊपर Q चार्ज है। अगर मैं Q चार्ज मान लीजिए ना भी दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r, और फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो। तो कैपेसिटेंस मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका कैपेसिटेंस आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, बात समझे। यानी एक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r का कैपेसिटेंस केवल उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। मीन्स मोर द रेडियस मोर द कैपेसिटेंस मोर द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटेंस यही ना होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। कितनी एबिलिटी है उसकी चार्ज होल्ड करने की। तो अगर स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है तो उसकी एबिलिटी टू होल्ड चार्ज यानी उसका कैपेसिटेंस सिर्फ उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा और वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
ये आखिरी पॉइंट आज का होगा, टाइम हो गया। खूब गौर से 1-2 मिनट और फोकस रहिए। इस पार्ट से आपके 2 तरह के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। तो हम डिराइव करके भी आपको दिखा दे रहे हैं, 2 स्टेप में डेरिवेशन है इसका, ठीक है ना। और दूसरा, गिवन अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर बराबर इतना मीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको वैल्यू आ जाएगी। इतना छोटा काम कर लेंगे, इतना छोटा काम कर लेंगे, बोलिए भाई। यस सर। एकदम अंदर से आनी चाहिए। तो इतनी छोटे काम हो आपको हो जाएंगे। यस सर। आज के 2 पॉइंट आज के क्लियर हो गए, ठीक है ना। एक बात बची है, इसको डिराइव करके दिखाना। 2 पॉइंट क्लियर, फिर 9 पॉइंट केवल बचे हैं। 9 पॉइंट 3 दिन में बड़े आराम से होंगे, बड़े आराम से होंगे, ठीक है ना। ठीक, अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे डिराइव करेंगे। इसको डिराइव कैसे करेंगे, गौर से देखिए। आप इसको इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, जल्दी देखिए, 1 मिनट ध्यान दीजिए। हम इसके बाद कट कर दिएगा वीडियो, ठीक है ना। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर पे क्यू चार्ज है। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इस स्फेरिकल कंडक्टर पे क्यू चार्ज है, एज्यूम कर ले रहे हैं। अगर इस पे क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। अगर इसका क्यू चार्ज है और रेडियस आर है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। अरे बेटा, क्यू चार्ज है और रेडियस आर है, तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 Q/R। बता चुका हूं ना, 1/4। तो अगर इसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा, बोलिए। सरफेस से पोटेंशियल होगा V सरफेस कितना होगा, 1/4 Q/R। हमको प्रूफ क्या करना था, ध्यान से देखिए। हमको प्रूफ करना था कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस r है, तो उसका कैपेसिटेंस इतना होगा, यानी उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इतनी होगी। इसको प्रूफ करना था। बाकी इस पे पेज न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे हम समझा चुके हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, आप लिखेंगे। ये खैर ये प्रूफ केवल यूपी बोर्ड में आएगा। आप लोगों में तो जो CBSE ICSE के उनमें तो इस बार 4 ऑप्शन आएगा। हाँ, 4 ऑप्शन आएगा, तो ठीक है, यूपी बोर्ड वाले के लिए बताना ही पड़ेगा। एक बार देख लीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि मान लीजिए इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है। मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। इतनी बात समझ में आ रहा है बेटा। कुल चार्ज कितना है, क्यू है। अब आप क्या करेंगे कि अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, तो इसके सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 Q/R। ये पोटेंशियल हो गया बेटा। तो अब कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया गया है, कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया गया है, चार्ज बाई पोटेंशियल। ऐसे डिफाइन किया गया है ना, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/4πε0R। यही ना हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल यही ना है, Q/4πε0R। Q कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πε0R। प्रूफ हो गया। यस सर। Hence capacitance of a spherical conductor is 4πε0R। इस तरीके से आपके 2 पॉइंट फुल एंड फाइनल आज डील हो गए। वीडियो कट कर दीजिए, बाकी फिर 9 पॉइंट हो जाएंगे, है ना।